वेलकम टू शुभम क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका आर्मी जीडी स्पेशल है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। पूरा फुल प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों का आपका पेपर, ठीक है। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू में है, तो अपना प्रैक्टिस सेट साथ साथ लगा कर चलना और देखना कि आपकी तैयारी इस टाइम कितनी है, आप इस सेट में कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, मैथ और आपकी रीजनिंग पूरा कंबाइन सेट है। शुरू में हम जीके डिस्कस करेंगे, फिर हम साइंस डिस्कस करेंगे, फिर हमारा जो मैथ आएगा और फिर हमारी रीजनिंग आएगी, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना ताकि आप इन क्वेश्चन को ठीक कर पाएँ। वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, आंसर दीजिएगा, फिर मेरे आंसर के साथ आपको आंसर मैच करना है। तो पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपका सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और इस साल का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो अमिताभ बच्चन को मिला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कृति थी एक गीतांजलि, उनके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और भारत के पहले नागरिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यह दिया गया था उनको साहित्य के क्षेत्र में। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो रचना है वह रचना है कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में। अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ किया है तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। और जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो आपके आर्मी जीडी में आ चुका है क्वेश्चन। तो वो मिला था सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की पहली मूक चलचित्र कौन सी थी? चलचित्र यानी कि फिल्म, यानी कि पहली गूंगी फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, भारत की पहली फिल्म और गूंगी फिल्म। आलमारा क्या थी? भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जावा और सुमात्रा किस देश के प्रसिद्ध द्वीप हैं? जावा और सुमात्रा, तो ये जो द्वीप हैं ये द्वीप हैं इंडोनेशिया के। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। और इंडोनेशिया का एक द्वीप है मेडागास्कर, वो सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 7, अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार, सॉरी माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे, अफ्रीकन गांधी बोलते हैं नेल्सन मंडेला को। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे चूज़ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किस कवि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है? किस कवि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा वाल्मीकि, ठीक है। कुछ लोग कबीर आंसर दे रहे होंगे जो कि गलत है। वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिएगा एक छोटी सी ट्रिक है। दिल्ली के किनारे जो है 3 मुख्य नगर बसे हुए हैं जिसकी ट्रिक है हमारी आदमी, ठीक है। आ से हमारा क्या हो गया? आगरा हो गया। आगरा कौन सी नदी के किनारे है? दिल्ली के किनारे है। द से हमारा दिल्ली हो गया, तो सॉरी हाँ दिल्ली जो है वो भी हमारा यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आदमी। और माँ से हमारा जो होगा वो होगा हमारा मथुरा, ठीक है। मथुरा यहाँ पे, तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है और 3 आपको और याद रखने हैं, आगरा, दिल्ली और मथुरा, ये तीनों यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। ट्रिक है इसकी आदमी। ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 10 है, अमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? अमार सोनार बांग्ला, तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है और इसके जो लेखक थे वो भी कौन थे? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम कब? 26 जुलाई को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किस महापुरुष से संबंधित है? और जीडी में ये क्वेश्चन आया था कि रॉक मेमोरियल जो है वह भारत के किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके स्वामी विवेकानंद से। और ये कहाँ पे है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कन्याकुमारी में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो देखिएगा इंदिरा कॉल, यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। सर क्रीक
सर्करिक भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये आपको सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और एक और है वालांगू, है ना, तो वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो ये आपको पॉइंट पता होने चाहिए। 14, कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? तो ऑप्शन ए जो बहरीन अगर आपने चूज़ किया है तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा यहाँ पे, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए। और ये जो है खड़कवासला में स्थित है, ऑप्शन डी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हमारा यहाँ से साइंस का पोर्शन स्टार्ट होता है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर अगर आपने कोयम्बटूर चूज़ किया है तो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त अंग जो है वो हृदय है, जो कि कभी भी बंद नहीं होता, इसके बंद होने पर आदमी भी बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, खाद्य संरक्षण हेतु कौन सा अमल प्रयोग होता है? यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको बचाने के लिए हम बेंजोइक अमल का प्रयोग करते हैं, इसको हम सोडियम बेंजोइक भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता होगा एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और जो एस्कॉर्बिक अम्ल है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यदि आप इसका यकृत चूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा गलत होगा। कुछ लोग यकृत चूज़ करेंगे, सबने रटा होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ा अंग, जो कि क्या है? त्वचा है। और यकृत तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 21, मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पेशियों की कुल संख्या होती है मानव शरीर में कितनी? 639। ऑप्शन ए अगर आपने चूज़ किया है तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। 22, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है मस्तिष्क। 23, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस जो है वो सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो फीमर है। तो ये सबसे क्या है? बड़ी हड्डी है, ये टांग में पाई जाती है। ठीक है, पैरों में जो झांग होती है ना, वहाँ की हड्डी है ये फीमर। ओके। और देखिए आप सबके लिए एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आपको ये मेरे दोनों ग्रुप ज्वाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसकी आपको PDF मिलेगी, यानी कि पूरा जो प्रैक्टिस सेट है उसकी आपको PDF भी मिलेगी यहाँ पे आपको। और जो ये हमारा ग्रुप है नीचे हमारा शुभम क्लासेस डाउट डिस्कशन, इसमें जो है आप अपने डाउट भेज सकते हैं। आप इसमें अपने डाउट पोस्ट कीजिएगा, जब बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तो आपस में भी आप डाउट डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैं उसका अलग से वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा, या फिर वहाँ पर भी मैं जो है उसकी वीडियो डाल दूँगा। और इस ग्रुप में आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप आपको टेलीग्राम के ज्वाइन करने हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं। आगे जितनी भी वीडियोज़ आएंगी यहाँ पे आपको PDF भी प्रोवाइड होंगी, बहुत सारे लेक्चर की, और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको PDF के रूप में भी मिलेंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो ये आपके लिए शायद नुकसानदायक हो सकता है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड भी ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 24, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिएगा 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। आपने सुना होगा दूध के दांत, तो दूध के दांत जो है वो 20 दांत ही होते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं कि ये 2 बार विकसित होते हैं। एक बार टूट जाएंगे दोबारा यही निकलते हैं 20 दांत। 25 है, हस्तियाँ नहीं है, सॉरी, यहाँ पे है अस्थियों। ठीक है, यानी कि हड्डियों, अस्थियों तथा पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा टंडन। बट इसके अकॉर्डिंग अगर आपका कभी भी आ जाए हड्डियों को आपस में जोड़ना, यानी कि अस्थियों और अस्थियों को जोड़ना, तो वो हमारा होगा लिंगामेट्स। ठीक है, अस्थियों और मांसपेशियों का जुड़ना टंडन की वजह से, और लिंगामेट्स जो होता है वो अस्थियों और अस्थियों का ही जुड़ना होता है। 26, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। 27, किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होती है? तो वो होती है किसकी? क्लोरीन की। 28, किस पदार्थ को द्रव सोना कहा जाता है? तो द्रव सोना किस पदार्थ को बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम पेट्रोलियम को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिए जो आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं, मैं आपको बताना भूल गया,
उस टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक उस ग्रुप तक पहुंच जाएंगे और आपको वो दोनों ही ज्वाइन करने हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगी। आप पीडीएफ की बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि पीडीएफ नहीं देते, तो पीडीएफ आपको उसकी वहाँ पर मिलेगी प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। आप घर पर भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी, ओके। और दूसरा ग्रुप भी ज्वाइन करना है, नहीं तो आप वहाँ पे जाएंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च करेंगे शुभम ई क्लासेस, तो वहाँ पर भी मेरे दोनों चैनल आ जाएंगे, ठीक है। 29 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो पेनिसिलिन की खोज की है यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन ए अगर चूज़ किया है तो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी गैस में गोबर गैस कहलाती है? कौन सी गैस गोबर गैस कहलाती है? तो कौन सी गैस होती है? वो होती है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH4, ठीक है। 31 जो क्वेश्चन है वो है हमारा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो देखिएगा सन 1867 में डायनामाइट का आविष्कार हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 32 तारे का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन से होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। 33 है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? तो देखिएगा जो अपसारी दर्पण है वो किस दर्पण को बोलते हैं? तो ये बोलते हैं उत्तल दर्पण को। ऑप्शन बी अगर आपने चूज़ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए जो अवतल दर्पण होता है इसको हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसका आप ध्यान रखा कीजिए। और देखिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते, देखिए अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर आपको पसंद नहीं भी आ रहा तो आप डिसलाइक भी कीजिए, मगर इन दोनों में से कुछ एक ऑप्शन चूज़ तो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो वो होता है निर्वात में। 35 ठोस का सीधे वाष्प बनना कौन सी प्रक्रिया है? तो देखिए कोई ठोस है वो सीधे ही वाष्प बन जाती है, तो यह कौन सी प्रक्रिया है? इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ठोस से जो है वो द्रव नहीं बनती, जैसे बर्फ़ हो गया वो ठोस से पहले द्रव बनेगी, ठीक है, फिर उसको उबालेंगे तो वो फिर वाष्प बनती है जाके। बट ऐसे ही एक ऑप्शन हमारा कपूर का है। कपूर जो है ये ठोस अवस्था में है, इसको आप जलाएंगे तो सीधा ही वाष्प बन जाएगा ये, ठीक है। ये कभी भी द्रव लिक्विड अवस्था में नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधे वाष्प बनना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जीके का पोर्शन कवर होता है। अब हमारा पोर्शन आता है यहाँ पे मैथ का, तो कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठना, साथ साथ आपको आंसर देना है। और देखिए ये हमारा 5th वीडियो है, इससे पहले 4 अपलोड हो चुके हैं, तो उनको भी जाकर देखना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। 36 किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को आपको अगर करना हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि 48 जो है वो क्या है एक्चुअली। सॉरी, जो ये 43 है ये आपका 387 का ही एक गुणज है, ठीक है। तो अगर आप किसी संख्या को 387 से भाग दे रहे हैं और आपका 48 शेष बच रहा है, तो आपको क्या करना है आगे आपके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जो शेषफल होगा, शेषफल को आप क्या करेंगे? भाजक से भाग दे देंगे, ठीक है ना। शेषफल को आपको भाग देना है भाजक से, तो आपका जो है अगला शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल यहाँ पे कितना है हमारा? यहाँ पे हमारा शेषफल जो है वो है हमारा 48, ठीक है। और जो हमारा भाजक है वो हमारा 43 है। तो आप क्या करेंगे, जो हमको ये दिया होगा आप इसको 43 से ही भाग कर देंगे, तो यहाँ पे 43 आएगा। और जो हमारा शेषफल नया आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। तो ऑप्शन सी उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है, कि मान लीजिए किसी संख्या को किसी से भाग देने पे x शेषफल बचता है, तो उसको y से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो आपको जो शेषफल है उसी को y से भाग दे देना है, ठीक है। 48 को ही आपको 43 से भाग दे देना है, जो शेषफल आएगा वो आपका आंसर होगा। इस चीज़ को आप समझना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का मैस है 15 व लैस है 300 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिएगा अगर आप इसका बेसिक से करेंगे तो आपकी 2-3 लाइनें बेसिक से लगाने में निकल जाएगी, फिर आप जाके एक नतीजे पर पहुंचोगे इस क्वेश्चन में। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको नतीजा ही बताऊंगा, डायरेक्ट आपको निष्कर्ष बताऊंगा, आपको डायरेक्ट कैसे करना है।
ठीक है, आपको क्या करना है, HCF गुणा LCM, चीज़ों को आप समझना, और नीचे हमारी होगी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, ये होता है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर निकालने का। ठीक है, तो अब देखिएगा HCF गुणा LCM, यानी कि HCF 15 है और LCM कितना है, 300 है। ठीक है, एक संख्या 60 है और दूसरी संख्या हमको निकालनी है जिसको मैंने y मान लिया। तो कैंसिल कीजिए, 15 चौके होता है 60, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई ना। तो ऑप्शन बी आपका आंसर करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आप मन में भी कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करके कि 15 को डायरेक्ट 300 से गुणा कीजिए और इसको 60 से भाग करना है। आप इसको फटाफट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका मैटर वो करेगा कि आप कितनी जल्दी कितनी स्पीड में क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। 38 देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 12 और 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 6 बचता है। तो देखिएगा 8, 12 और 14। अब इसका आपको क्या निकालना है, हमेशा इसका पहले आपको LCM निकालना है। इसका LCM लेने के बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा, क्योंकि 8 और 12 का LCM मैं निकालूंगा तो वो कितना होगा, 24 होगा LCM, क्योंकि 8 के पहाड़े पर भी 24 आएगा और 12 के पहाड़े पर भी 24 आएगा। तो यहाँ पर तो इनका LCM बिल्कुल ठीक है, बट 24 और 14 हमारा बच गया अब। और अगर मैं 24 और 14 का LCM निकालूंगा तो इनका जो LCM लास्ट में आएगा वो इनका LCM आएगा 168। ठीक है, अब आपने LCM की यदि प्रैक्टिस नहीं की तो आपको इसमें टाइम लग सकता है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 8, 12 और यहाँ पे 14 करके 2 से भाग करेंगे 4, इस तरीके से भी आप इसका LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 24 और 14 का LCM कितना आया है हमारा, 168 आया है। अब देखिए 168 क्या है, ये इनका LCM है 8, 12 और 14 का, यानी कि 168 आपका 8 से भी भाग हो सकता है, 12 से भी और 14 से भी। इन सबसे 168 जो है वो भाग हो जाएगा। बट इसने क्या बोला है कि इन सबसे भाग देने पर आपका 6 शेषफल बचना चाहिए, और 168 जो है वो हमारा इन सबसे भाग हो रहा है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। तो अगर आप 168 में 6 और जोड़ देंगे तो वो हमारा कितना बनेगा, 174 बनेगा। यानी कि 168 तो आपका पूरा पूरा भाग हो जाएगा और आपका 6 शेषफल बचेगा। तो हमने 6 ऐड कर दिया तो 174 बन गया, और यही आपका आंसर होगा कि अगर आप 174 को 8, 12 और 14 से भाग करेंगे तो आपका हमेशा 6 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। यह है हमारा पहला तरीका। ठीक है, जो कि बहुत ही जल्दी आप इससे सोल्व कर सकते हैं एक बार में। नहीं तो आपके पास एक तरीका और है, ऑप्शन मेथड वाला। अगर आपको ये तरीका नहीं आता, अगर आपने एग्ज़ाम में थोड़ा समय बचा रखा है, तो आप क्या कीजिएगा, 8 को पहले 174 से भाग करके देखेंगे, फिर 12 को देखेंगे और 14 को देखेंगे, सबको अलग अलग भाग करेंगे। फिर अगर आपका 6 बचेगा तो आपका आंसर जो है यही होगा। ठीक है, इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है आपका पहला आंसर ना हो, दूसरा ना हो, तीसरा ना हो, चौथा आपका आंसर हो, तो आपको सारे ही चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, बट आंसर आपका ऐसे भी निकल जाएगा। नहीं तो आप LCM लीजिए और LCM में फिर LCM को भाग कीजिए और फिर हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपके ऐसे 2 तरीके हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा, और अगर आप इसको टेस्ट के रूप में दे रहे हैं तो आपने आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3/1 संख्या का 3/7 120 है, इस संख्या का 3/5 क्या होगा। तो वो संख्या हमारी हो गई x। ठीक है, और x का 3/7 कितना दे रखा है हमको, 120 दे रखा है। राइट, तो अब x को निकालिए, क्योंकि आपसे पूछा है x का 3/5 क्या होगा उसी संख्या का। तो 3 से मैं इसको कैंसिल करूँगा, 3 चौके 12, यहाँ पे हो गया 40, ये 7 40 में जाके इधर गुणा हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 280 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई 280। अब 280 का हमको क्या निकालना है, 3/5 निकालना है। तो सोल्व कीजिए इसको, 3/5, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 पंजे 25 और 5 6 30। ठीक है, 3 से करेंगे 6 3 18, हांसी लेख, 5 6 30 और एक कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई क्या, नहीं सब ठीक है। ठीक है, तो हमारा 56 आया था और गुणा 3 करना था। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, सारा मेरे से कैंसिल हो गया, बट ये वीडियो आप इसको बैक करके भी देख सकते हैं। तो 6 3 18, हांसी लेख, 5 3 15 और 1 16, तो 168 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। और देखिए आज की टेस्ट सीरीज़ आपकी सबसे इजी है, ठीक है। अब तक की जितनी टेस्ट सीरीज़ बनाई है ये सबसे इजी टेस्ट सीरीज़ है। तो इसमें आपका जो स्कोर है वो 45 प्लस तो रहना ही चाहिए, ठीक है। 40 1 से 51 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिएगा इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। 1 से 51 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली संख्या 1 होगी, दूसरी 2 होगी, तीसरी 3 होगी, और ऐसे ही करते करते 50 और 51। तो इनका औसत बताना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, इसके 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो आप क्या कीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। इन सबको जोड़ के जो आपका आएगा उसको आप x से, इसको आप 51 से भाग करेंगे तो आपका औसत आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट ये तरीका तो बहुत लंबा हो गया कि आप 51 तक जोड़ेंगे, फिर अगर जोड़ने में ही गलती होगी तो आपका आंसर भी नहीं आएगा। तो इसकी एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपके सामने अंतर समान होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 1 से लेकर 2 में 1 का अंतर है, 2 से 3 में भी 1 का अंतर है, और ऐसे आपके आगे भी सब में जो है 1-1 का अंतर हो रहा है। तो जब भी आपके सामने अंतर समान हो और आपको ऐसी सीरीज का औसत निकालना हो तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ेंगे और उसको आपको 2 से भाग कर देना है। तो 51 और 1 कितना हो गया, 52 हो गया। 52 को आप 2 से भाग करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 छिके 12। तो 26 जो है ये आपका एवरेज हो गया, ठीक है। और ऐसी क्वेश्चन आपके मैंने बहुत सारे करवाए थे, जैसे 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत निकालने को मैंने आपको बोला था। तो आप कैसे करेंगे, एक संख्या 7 है, दूसरी 14 है, तीसरी 21 है, ऐसे ही करते करते आपकी 49 तक जाएगी, 7 7 49, और अंतर भी सब में 7 7 का ही है, ठीक है ना। तो यानी कि अंतर इनमें समान है। तो इसका औसत भी आप ऐसे ही निकाल लेंगे। 49 को आप 7 में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 56 बन जाएगा, और इसको आप 2 से भाग करेंगे तो इसका 28 जो है वो एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 41 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु 5 साल बाद कितनी होगी। तो देखिएगा 2 विद्यार्थी हैं जिनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है, और एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि इनकी आयु का अंतर 5 है। तो यहाँ पर रेशो में अंतर कितने का है आपके सामने, रेशो में अंतर है 1 का, 3 और 2 में 1 का अंतर है, और आयु में अंतर है 5 वर्ष का। तो दोनों ही अंतर एक दूसरे के बराबर हो गए, एक की वैल्यू 5 हो गई। तो आपसे पूछा है छोटे विद्यार्थी की आयु 5 साल बाद कितनी होगी। अब यहाँ पे छोटा क्या है आपके सामने, 2 है, तो 5 को आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। तो छोटे जो विद्यार्थी है उसकी आयु आ गई आपकी 10 वर्ष। बट आपसे पूछा है 5 साल बाद कितनी होगी, तो इसमें आप 5 और जोड़ देंगे तो 5 साल बाद छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये आपका आयु वाला चैप्टर है, और आयु वाला चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, अच्छी ट्रिक के साथ, बिना एक्स और वाई माने। तो इसको आप पूरा कंप्लीट देखना। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सारा कुछ लिंक मिलेगा वहाँ पे आपको। साधारण ब्याज का वीडियो मैंने पूरा दिया आपको, औसत वीडियो, लाभ हानि वीडियो, और कलर के पेपर के लिए इंग्लिश की भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो उन सबको देखिए, सभी वीडियोज़ आप ही के लिए बनाई गई हैं, सभी बिल्कुल फ्री है, जाके उनको देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट होता है। तो देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप बोलेंगे 24 घंटे होते हैं। तो इस 24 घंटे का 4 घंटा 30 मिनट बताना है आपको कितना होगा। तो 4 घंटा 30 को हम 4.5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4.5 घंटा है ये, 4 घंटा 30 मिनट। तो 4.5 लिखेंगे तो भी आपका कितना होगा, ये 4.5 ही होगा। तो मैं पॉइंट हटा देता हूँ, 45 कर देता हूँ, और इसका नीचे मैं गुणा 10 कर देता हूँ, क्योंकि इसका पॉइंट जो है वो 10 आएगा, नीचे कर दिया मैंने। प्रतिशत बोला है निकालने का, तो आप क्या कीजिए, गुणा 100 कर दीजिए, सिंपल है ना। अब 1 जीरो से हमारी ये 0 कैंसिल हो गई, 3 से करेंगे 3 8 24, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 15 को आप 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, ये 150 हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि 150 को आपको 8 से भाग करना है। तो 150 को 8 से भाग करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 8 एकम 8, बच गया यहाँ पे हमारा 7 और 0, ठीक है। तो 8 8 कितना हो गया, 64 पॉइंट, फिर यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 4 और 0 बचेगा, 8 4 और 0 बचेगा ना, ठीक है जी। 8 8 64, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 6 और 0 पॉइंट।
8 7 56 और 8 5 40, तो 18.75 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला आपको चूज़ करना है, ना कि ऑप्शन सी वाला। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 40 हमारा यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने एक पुराने टाइप की मशीन 1200 में खरीदी, उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए, उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले आपको लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, तो वो होता है आपका लाभ गुणा 100 और नीचे आपका क्या आएगा, सीपी आएगा, यानी कि क्रय मूल्य आएगा। तो उसने 1200 रुपये की वो चीज़ खरीदी है, 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च हुए हैं, तो टोटल उसके कितने यहाँ पे रुपये, तो टोटल जो है 1200 और 200, टोटल उसने जो खरीदी है वो कितने की चीज़ हो गई उसकी। एक तरह से जो 1400 है वो उसका सीपी हो गया, क्योंकि उसको 1400 रुपये चुकाने पड़े, 1200 की उसने खरीदी और 200 रुपये मरम्मत पर खर्च किए। तो टोटल सीपी हुआ है, यानी कि जो क्रय मूल्य हुआ है वो हुआ है आपका 1400 रुपये। और उसने क्या किया, उसको 1680 रुपये में उसने उसको बेच दिया है। तो 1400 की खरीदी है, 1680 रुपये में बेच दिया, तो आप बोल सकते हैं उसको 280 का लाभ हुआ है ना। इनके बीच का डिफरेंस 280 है, 280 का उसको लाभ हो गया। तो लाभ गुणा 100, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आपका कितना है, 1400 है। ठीक है, तो अब देखिएगा कैंसिल से ये कैंसिल और ये 0 से ये कैंसिल, 14 दूनी कितना हो गया, 28 हो गया, और 2 गुणा 10 यानी कि 20%। तो हम बोलेंगे कि 20% का उसको यहाँ पे लाभ हुआ है। ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होगा। 44, कोई धनराशि 3 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 19 गुना हो जाएगी यदि ब्याज साधारण हो। तो देखिएगा, कोई धनराशि मान लीजिए 1 है और अगर वो 4 गुना हो रही है, तो 1 से 4 हो जाएगी वो धनराशि। तो इसके अंदर ब्याज कितना लगेगा, तो इसके अंदर जो ब्याज लगेगा वो लगेगा ब्याज 3, यानी कि इनका जो अंतर होगा वो आपका ब्याज होगा। ये समझ गए। अब करते हैं हम क्वेश्चन को, कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 4 गुना हो रही है, तो 1 से कोई धनराशि 4 हो गई, तो ब्याज कितना लगा, 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमेशा ब्याज लिखेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको हमेशा ब्याज लिखना है। तो वो धनराशि कितने वर्षों में, अब वर्षों के नीचे हमने x लिख दिया, 19 गुना हो जाएगी। अब कोई धनराशि 1 है और वो 19 गुना हो रही है, यानी कि 19 हो गई, ब्याज कितना लगा, 18 लगा। यहाँ पे हम हमेशा ब्याज लिखेंगे, मैं हर बार बोल रहा हूँ, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतना कर लिया आपने काम। अब इसको क्या कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 18 गुणा 3, नीचे आपका कितना आएगा, 3 गुणा x। ठीक है, तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया और x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, यहाँ से 18 आ गई। तो 18 वर्षों में वह 19 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ से बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा मैथ का लास्ट है ये। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे लेती है, वह 60 किलोमीटर की चाल से चलने में कितना समय लेगी। तो देखिएगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी आपको पता होना चाहिए, वो होती है हमारी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये होता है हमारा दूरी का फॉर्मूला। तो देखिएगा कि यहाँ पे पहले में स्पीड दे रखी है आपको 40 किलोमीटर और आपको समय दे रखा है 9 घंटे। तो सारा कुछ किलोमीटर घंटे में ही है, तो आपको कुछ भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अगर मैं 40 को 9 से गुणा कर दूं तो 9 चौके कितना होता है, 36 होगा, यानी कि 360 जो हमारी कुल दूरी आ गई ना, स्पीड इनटू टाइम, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया 360। अब क्या बोल रहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी को अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो कितना समय लेता। तो इसको आपको क्या करना है, 60 से ही तो भाग करना है। 60 से हम भाग करेंगे तो छिकम छिकम कितना हो गया, 36 हो गया। तो वो उसको कितना समय लेता, 6 घंटे लेता। तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर होगा। तो गाइज ये था आपका मैथ का सेशन भी ओवर होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग है 46। इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा, ए बी सी की वैल्यू 6 दे रखी है, आपको डी ई एफ की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो कैसे करेंगे, ए की वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2, सी आता है नंबर 3 पे। इन सबको आपको जोड़ रखा है, 3 और 2 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, ऐसे ही डी की वैल्यू 4 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है और एफ़ की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, तो इनको जोड़ दीजिए, 4 5 9 और 9 और 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो यहाँ पे आपका 15 आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा
समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 47, XYZ DEF JKL और आगे आपको बताना है क्या आएगा। तो देखिएगा XYZ के बाद इसने क्या किया है, ABC 3 अक्षर को इसने छोड़ दिया है, फिर DEF, फिर यहाँ पे GHI को छोड़ा है और JKL लिखा है। JKL के बाद क्या होगा, MNO को आप छोड़ देंगे, फिर PQR आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये वाली सीरीज फॉलो करनी थी। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपको सीरीज़ दे रखी है, आगे आपको बताना है क्या आएगा। तो देखिएगा ये 2 का स्क्वायर है, ये है 4 का स्क्वायर, ये है आपका 6 का स्क्वायर, ये है आपका 8 का स्क्वायर। आगे आपका क्या आएगा, फिर 10 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि इनके बीच में 2-2 का गैप है सबके बीच में। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। तो करेक्ट आंसर है। 49 क्वेश्चन है, देखिएगा आपका हेमेटाइट लोहा तो एल्युमिनियम डैश। ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन भी है कि जो लोहे का एस का क्या है, वो हेमेटाइट है। लोहा जो है वो हेमेटाइट से प्राप्त होता है। तो एल्युमिनियम का बताना है आपको किससे, तो वो क्या होगा आपका बॉक्साइड। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। वैसे एक्चुअली बॉक्साइड एल्युमिनियम की जगह होना चाहिए था और एल्युमिनियम यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट फिर भी आपका आंसर तो यही बनने वाला है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। 50 है, जनवरी यदि मार्च से संबंधित है तो अप्रैल किससे संबंधित होगा। तो आप देख रहे होंगे जनवरी में भी 31 दिन होते हैं और मार्च में भी 31 दिन होते हैं। ऐसे ही आप अप्रैल पे जाएंगे तो अप्रैल जो है वो 30 दिन का महीना होता है। बट मई जो है 31 दिन होते हैं, जुलाई 31 दिन होते हैं, दिसंबर भी 31 दिन होते हैं। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन डी पे जाएंगे, सितंबर जो है वह 30 दिन का होता है। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस ये था आज का प्रैक्टिस सेट, उम्मीद करूँगा ज़रूर पसंद आया होगा। और देखिएगा फिर से बोल रहा हूँ, ये काम आपको ज़रूर करना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आप सर्च करेंगे शुभम क्लासेस तो मेरी ये आपको चैनल मिलेगा। ठीक है, ये दोनों ही आपको ज्वाइन करने हैं, दोनों में ही आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।